Hello students, this is our lecture number 15 of इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 15 पे चर्चा करने वाले हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कितना वैल्यू होगा। और ये प्रश्न एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है एंड द टॉपिक इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना ज्यादा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो देन थ्योरी जो कि आपका लिखा हुआ होगा नोट्स में, तो हम लोग चर्चा करेंगे कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल A O B consisting of two charges minus Q and plus Q and separated by a distance of 2L। मतलब हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर करेंगे जो कि कुछ इस तरीके से है कि यहां पर दो चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इसका नाम दे देते हैं ए, इसको O मान लेते हैं और ये B। इसका टोटल लेंथ हो जाएगा 2L। तो इक्वेटोरियल पोजीशन ये जो पॉइंट है ये यहां से जो भी बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, तो देन दिस इज आवर इक्वेटोरियल पोजीशन। इस पॉइंट को हम लोग P मान लेंगे और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट P पे कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम लोग को उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले डाइपोल का जो लेंथ है वो 2L है और इस पॉइंट का नाम है O। यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा L और यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा L। मान लेते हैं इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है R। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये R है और ये L है। तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है और जिसके आधार पे फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि यदि ये P है और ये B है और ये H है तो H बराबर √P² प्लस B²। तो ये यदि R है और ये यदि L है तो ये आपको हो जाएगा √R² प्लस L²। एंड सिमिलरली इस साइड से भी आपको ये भी डिस्टेंस √R² प्लस L² हो जाएगा। इस एंगल को हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं और इसको भी हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं। एंड every single term which are used in this expression and सारे के सारे टर्म का अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि किस पॉइंट पे क्या वैल्यू लिया गया है। तो इसमें भी सेम चीज होगा जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को एक्सीएल के लिए बताया था
तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं OP इज इक्वल टू क्या R एंड BP इज इक्वल टू क्या रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, AP इज इक्वल टू क्या रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब BP और AP का वैल्यू सेम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज निकालते हैं ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, यहां पे मॉड्यूलस दिया है Q/r स्क्वायर। r का मतलब क्या डिस्टेंस, तो इसी को लिख सकते हैं 1/4πε0 Q बाय, ये डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज, यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका BP का स्क्वायर। तो फॉर्मूला आ जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एंड इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अलोंग BP इस साइड, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल गया किस चार्ज के लिए, ना ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एंड सेम चीज हम लोग अप्लाई करेंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो इसमें भी लिखना पड़ेगा E2, मान लेते हैं इसको E2 इज इक्वल टू 1/4πε0, यहां देखिए माइनस क्यों होना चाहिए, लेकिन मॉडुलस के कारण हम इसको ऐसे लिख रहे हैं Q बाय R स्क्वायर, एंड फिर हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय, यहां से AP का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट फॉर्मूला E2 is equal to 1/4πε0 Q by, and the distance is रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपका वैल्यू आ जाएगा E2 का 1/4πε0 Q by R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा along PA। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां हम लोगों ने मान लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो E1 और E2 का जो वैल्यू है, E1 और E2 का जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है। तो E2 का वैल्यू को हम एक बार और लिख देते हैं। तो E2 का हम लोग का जो वैल्यू आया E2 1/4πε0, और यहां से वैल्यू आ जाएगा Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर along PA, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E2, एंड ये है मान लेते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, और जैसा कि ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये कंप्लीट एंगल 2 थीटा के बराबर होगा।
आप लोग 9th क्लास में ही इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा याद करवा देते हैं। जैसा कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो ये आपका 2 थीटा के बराबर होगा। ये चीज आप लोग जानते हैं, इसको आप लोगों ने प्रूव भी किया है। तो E1 और E2 के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 2 थीटा। एंगल बिटवीन E1 एंड E2 कितना है? 2 थीटा। और हम लोग को यहीं पर एक्चुअली में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E1 और E2 का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यदि दो वेक्टर है A और B और दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो फॉर्मूला होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं। यदि दो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो यहां पर एक वेक्टर है E1 और एक वेक्टर है E2। तो रिजल्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा E = E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहां पर दो वेक्टर हैं E1 और E2, और आप एक बार E1 का वैल्यू को देख के रखिए और E2 का वैल्यू को देख के रखिए। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जैसा कि E1 और E2 दोनों का वैल्यू क्या आया है? सेम। E1 और E2 दोनों का वैल्यू आया है सेम। ठीक है, तो E बराबर E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा, और हम लोग यहां पर लिख सकते हैं E1 = E2। तो E बराबर E1² प्लस E1² प्लस 2E1 cos 2 थीटा। ये कैसे हुआ ना? हम लोग यहां पर E1 के बदले E1 बैठा दिए, E2² की जगह भी हम लोग बैठा दिए E1²। ऐसा क्यों किए ना? ऐसा इसलिए किए बिकॉज E1 और E2 दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है। तो E1² प्लस E1² प्लस 2E1 cos 2 थीटा। तो यहां से हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1² और E1² 2E1² प्लस 2E1² cos 2 थीटा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड E इन दोनों में से कॉमन है 2E1², और आप कॉमन में जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। E बराबर E1² 2E1², 1 प्लस cos 2 थीटा। एंड एज वी नो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये मैथमेटिक्स वाले जिनका है वो लोग स्पेशली आप लोग से ये हम पूछना चाहते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos² थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos² थीटा। तो इधर हम लोग फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E = 2E1² into 2 cos² थीटा। तो बाहर क्या आएगा रूट के? तो 2 दूनी 4, तो बाहर आ जाएगा 2 E1² का E1 और cos² थीटा का cos थीटा। अब हम लोग को यहां पर E1 और cos थीटा का वैल्यू को पुट करना है और फाइनल आंसर की ओर बढ़ना है। तो देखेंगे E = 2 और E1 का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। ये कहां से आया ना? ये आपका E1 का वैल्यू है 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। अब चाहिए cos थीटा। तो इस फिगर में देखिए ये है आपका एंगल थीटा।
और हम लोग क्या जानते हैं कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बाय h, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये है आपका थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, बेस l, और ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एंड all this value which we are putting here has connection along with this figure, that the value of cos theta can be deducted from this triangle, as we know that cos theta has the formula b upon h, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको सजा के लिखेंगे, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L। इसको थोड़ा सा यहाँ से रीअरेंज करके लिख रहे हैं, और ये मिलकर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ पर आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये 3/2 कैसे आया। तो देखिए, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। तो यहां पर पावर 1 था और यहां पर पावर 1/2 था, तो उन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो पावर आएगा 3/2। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए लिखा हुआ x रूट x, तो ये हो गया x का पावर 1 इंटू x का पावर 1/2, तो x 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू x का पावर 3/2। तो उसी तरीके से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, और हम लोग जानते हैं कि Q इंटू 2L इज इक्वल टू क्या होता है, P, इसीलिए हम लोग इसको ऐसा लिखे, P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। हम लोग चाहे तो यहीं तक लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, डिस्कशन करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एक्सप्रेशन में भी किया था कि इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, देन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू r स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू r स्क्वायर। अब हम लोग इसी r स्क्वायर का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हम लोग के पास रिमेनिंग क्वांटिटी E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय r स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय r cube, and this is our required expression. This is the required expression for electric field intensity at equatorial position. At equatorial position due to an electric dipole. ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पे कैसे न्यूमेरिकल बनेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैसे न्यूमेरिकल बनेगा, और कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों के बीच का जो रिलेशन रहता है या क्या रिलेशन है ये भी जानेंगे। तो आप लोग एक बार नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा, एंड तब तक के लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाई करते हैं। थैंक यू।